Hello and welcome to Classmate Guru. Today is 12th August and my name is Mansi and we are here to discuss current affairs from The Hindu. आइए आज के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं. ये टॉपिक्स होने वाले आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. हिंडनबर्ग रिपोर्ट रेजेस पॉलिटिकल स्टॉर्म्स. अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफ़ी बार जो है वो न्यूज़ में आती है उसके रिपोर्ट्स के लिए. ठीक है. वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बट वो अपने रिपोर्ट्स के लिए जो वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहती है. बहुत ज़्यादा मतलब एकदम तगड़े वाले रिसर्च वो लोग करते हैं. तो उससे क्या होता है ना कि एक अलग सा पर्सपेक्टिव वो लोग दे देते हैं कोई भी केस से रिलेटेड. तो हम इसमें रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत की है, नई रिपोर्ट कौन सी प्रस्तुत की है वो हम देखेंगे. तुंगभद्रा जो डैम है उसका जो गेट है वो क्रैश हो गया है. उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि तुंगभद्रा रिवर के बारे में इसमें पढ़ेंगे. गेट के क्रैश होने का क्या रीज़न था और मतलब क्यों ये इंसिडेंट हुआ, कहाँ है तुंगभद्रा रिवर उसके बारे में पढ़ेंगे. डैम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इस आर्टिकल में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे. पेरिस ओलंपिक्स. अब पेरिस ओलंपिक्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है. उसकी समरी देखेंगे कि इंडिया के पास कितने मेडल्स आए, कौन से स्पोर्ट्स में मेडल्स आए. ठीक है. सारी उसकी समरी हम देखेंगे. चौथा टॉपिक है अनातंक एंटी टेरर ऑपरेशन कंटिन्यूज, इंजर्ड सिविलियंस डाइज. अब ये एंटी टेरर ऑपरेशन है क्या. ठीक है. उसके बारे में पढ़ेंगे. कहाँ हो रहा है ये, क्या उसका मोटो है एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का या एंटी टेरर ऑपरेशन का, वो इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. What is the Google's monopoly antitrust case and how did it affect consumers? अब गूगल की मोनोपोली के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं. गूगल ने अपनी मोनोपोली कैसे इस्टेब्लिश करी. गूगल ने अपना जो प्रोडक्ट है, जो गूगल है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही हाइक पे कैसे लाया वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे और उससे कंज्यूमर्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है और उस मोनोपोली के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज की ये टॉपिक्स की डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं. टॉपिक्स के बारे में पढ़ने से पहले कल के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के बारे में ये स्टेटमेंट्स है. तो स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बताना है. इट पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़. येस, दिस इज़ करेक्ट. ये एक रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है. कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा कि नीलकुरिंजी जो नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है प्लांट जो 12 साल में ब्लूम करता है, 12 साल में खिलता है, उसको जो है रेड लिस्ट में जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर जो है कंसिडर किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. तो IUCN जो है वो रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है एवरी ईयर, या फिर अगर मतलब किसी साल नहीं भी पब्लिश करते. अगर कोई नया प्लांट डिस्कवर हो गया या कोई नए प्लांट का स्टेटस चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, तो वो एक रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं जिसमें ये सारे कैटेगरीज होते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ होते हैं. ठीक है. उसके बारे में बताते हैं. IUCN इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये रॉन्ग है. ठीक है. ये राइट है, ये रॉन्ग है. नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है. ठीक है. इसका आंसर क्या है 1 और 2. ठीक है. ये और ये दोनों करेक्ट है. इसका आंसर 1 और 2 है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following categories are used by IUCN Red List to classify species? अब स्पीशीज़ क्लासीफाई करने के लिए कौन सी लिस्ट यूज़ करता है IUCN. ठीक है. कौन सी कैटेगरीज यूज़ करता है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, थ्रेटेंड, एंडेमिक, नेटिव, एलियन, एंडेंजर्ड, रेयर, एक्सटिंक्ट. इसमें से जो रेड लिस्ट जो निकालता है, रेड लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, मैंने कल बताया था कि रेड लिस्ट कैसे कैटेगराइज करता है और कौन से कैटेगरीज में वो कैटेगराइज करता है. ठीक है. तो कौन सी कैटेगरीज में करता है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल. ठीक है. ये है इसका करेक्ट आंसर. इसमें कैटेगराइज करता है. टोटल 9 कैटेगरीज है जिसमें ये रेड लिस्ट, जिसमें ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ को कैटेगराइज करता है. आगे देखेंगे.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। अब कल हमने देखा था कि CAS के पास विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो जा चुका है, अब वो अपना डिसीजन बताएंगे। ठीक है, अभी तक उनका कोई डिसीजन बाहर नहीं आया है, वो अपना डिसीजन बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको सिल्वर में जॉइंट शेयरिंग मिलेगी। ठीक है, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमें आगे पता चलेगा। तो जो बॉडी जो जिसके पास गया है, ये जिसके पास जो कंप्लेंट है वो हो गई है, उसका नाम क्या है? CAS। ठीक है, CAS क्या है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये बॉडी है जिसके पास जो कंप्लेंट जो है, जो कंप्लेंट करी है विनेश फोगाट ने, वो गई हुई है। तो वो डिसीजन सुनाएगी क्या उनको जॉइंट सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके इस बॉडी के ऊपर 3 जो स्टेटमेंट्स है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। CAS ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली बट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। The decisions of CAS are not binding and can be appealed in national court. CAS deals only with doping related disputes in sports. ये रॉन्ग है। ठीक है, CAS जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो डील करती है। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इशू रेज हो गया, ठीक है, किसी के मतलब फेयरनेस नहीं दिखी किसी के डिसीजन में, ठीक है, कोई ओलंपियन या फिर किसी एथलीट से जो है थोड़ा मतलब उनसे उनके साथ में कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो सब सारी जो डिसीजंस है वो CAS देखता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। द डिसीजन ऑफ CAS आर नॉट बाइंडिंग एंड कैन बी अपील्ड इन कोर्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। हाँ, वो अपील कर सकते हैं कोर्ट में। CAS is independent body was established by International Olympic Committee IOC. Yes, this is also correct. ठीक है, ये दोनों जो है वो करेक्ट है। 1 and 2 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन C करेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following states are borders with वेस्ट बंगाल? अब कल हमने देखा वेस्ट बंगाल में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे। ठीक है, जुल्म हो रहे हैं बिकॉज देखा ही है आपने कि जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जो उनके चीफ जस्टिस थे उनको भी रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया गया बाय द प्रोटेस्टर्स। उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था कल परसों। तो अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकता है प्रीलिम्स में? अब उनके मतलब वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में से एक है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में से है, सॉरी बांग्लादेश जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में से है। तो जो बॉर्डर्स पे जो स्टेट्स हमारे जो बॉर्डर्स शेयर करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बॉर्डर लाइन देश है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर बॉर्डरिंग फॉर विद बांग्लादेश। अब वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इसमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश से? वेस्ट बंगाल, यस, वेस्ट बंगाल बनाता है। आसाम, यस, बनाता है। त्रिपुरा भी बनाता है। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, ये सारे जो है वो स्टेट्स जो है वो बॉर्डर्स शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूटेड एरिया के आसपास का जो भी इलाका है या अगर बॉर्डरिंग कंट्री है तो उसका जो क्वेश्चन है बॉर्डर से मैप से ऐसे बन सकता है। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश? आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से? तो उसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या किया था? अगस्त 10 को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, ठीक है, सेबी की चेयरपर्सन जो है माधवी पुरी जी, उनको माधवी पुरी बुच जो है उनको और उनके हस्बैंड के खिलाफ जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो अडानी ग्रुप की जो वो है उनके कुछ स्टॉक्स थे जिनको अभी मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उन स्टॉक्स के ऊपर। वो जो है इन स्टॉक्स का
एक पार्ट जो है वो उनके पास है अभी भी। ऐसे उन्होंने सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके पास एक पार्ट है, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया हुआ था, उसके अगेंस्ट जो है वो अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। इससे क्या होता है ना, इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा होता है, ठीक है, उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो एक स्कैंडल में जो है वो स्कैंडल में फंसे हुए थे, वो जो स्टॉक्स है जिन उनके, तो वो स्कैंडलाइज स्टॉक्स थे, ऐसा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो उसमें सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जो चेयरपर्सन है सेबी की, उन्होंने डिनाई कर दिया है कि जो मतलब इस एलिगेशंस को डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ये जब चेयरपर्सन के बाद में ये कभी नहीं मतलब स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सेबी से कनेक्ट होने से पहले किया था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनका ऐसा कहना है। तो इसके बाद आगे हम देखा जाएगा कि मतलब क्या सच में ऐसा कुछ था कि वो इन्वॉल्व थे स्कैंडल्स में वगैरह, ठीक है। ये पूरा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो मामला था वो था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हम देखते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग रिसर्च कॉरपोरेशन, ये क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च LLC इज़ अ US इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विथ अ फोकस ऑन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग, फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन इन 2017, ठीक है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉरपोरेशन है जहाँ पर क्या होता है, रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च होती है जो शॉर्ट सेलिंग्स होती है उससे रिलेटेड रिसर्च होती है। इनका जो फाउंडर थे उन्होंने वो कौन थे, नेथन एंडरसन, इन्होंने 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। फाउंडर नेथन एंडरसन, फाउंडेड 2017, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, न्यूयॉर्क सिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 9 है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आगे देखते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सेबी है क्या। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सेबी एक बोर्ड ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बॉडी है जो मार्केट होता है उसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। सेबी मॉनिटर करती है, ठीक है। और ये काम किसके अंडर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है ये, ठीक है। ये फाउंड कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड ऑन 12 अप्रैल 1988, ठीक है। फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? माधवी पुरी बुच चेयरपर्सन है ये, ठीक है। इनके रिलेटेड पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है अभी की। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी सुर्खियों में रहता है। जो भी उनकी रिपोर्ट होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मतलब बड़े बड़े देश की इकोनॉमी इससे इम्पैक्ट हो जाती है। अभी सेम सिचुएशन इंडिया में चल रही है। उनकी एक रिपोर्ट ने इतना मतलब तहलका मचा दिया है कि जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है या जो मार्केट है इंडिया का, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा गिराव चढ़ाव देखा जा सकता है इसके बाद में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पढ़िए इसको अच्छे से। फॉर्म्ड 12 अप्रैल 1998, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का है इसके मुंबई महाराष्ट्र। सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बनता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है इनके एलिगेशंस से। Discuss the impact of Hindenburg's research report on the global financial markets, particularly focusing on response of companies targeted by their investigation, ठीक है। इस इन्वेस्टिगेशन से, इनके इन्वेस्टिगेशन से जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे क्या असर पड़ता है वो हमें इस आंसर में जो है वो डिस्कस करना है, वो हमें बताना है इस आंसर में। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है क्रेस्ट गेट ऑफ तुंगभद्रा रिजर्वॉयर वॉश्ड अवे,
अलर्ट इश्यूज एट एज आउटफ्लो सेट्स टू इंक्रीज। अब तुंगभद्रा रिवर पे जो डैम है, ठीक है, उसका गेट जो है वो गेट मतलब टूट गया है, गेट जो है वो वॉश आउट हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे अलर्ट इशू कर दिया है कि फ्लड्स आ सकते हैं, जो उसके नेबरिंग एरियाज़ है वहाँ पर फ्लड्स की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से क्या है, ये मतलब अलर्ट इशू कर दिया है इसका। गेट का अब तुंगभद्रा रिवर के बारे में जान लेते हैं, तुंगभद्रा डैम के बारे में जान लेते हैं, कहाँ है वो, ठीक है, मैप से भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में जान लेते हैं। Origin and formation. Tunga and Bhadra rivers. The Tungabhadra river is formed by confluence of Tunga and Bhadra rivers. ठीक है, दो रिवर्स का एमरजेंस है, दो रिवर्स के जो है मतलब एक साथ मिलने से जो है ये एक रिवर फॉर्म हुई है। तुंगा एंड भद्रा, ये दो रिवर्स के जो है कॉन्फ्लुएंस से जो है वो एक रिवर बनी है तुंगभद्रा रिवर। ओरिजिन का है, बोथ रिवर्स ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स स्पेशली फ्रॉम गंगमुला हिल्स इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के गंगमुला हिल्स में जो है वेस्टर्न घाट से जो है इसका ओरिजिन होता है दोनों रिवर्स का। ठीक है, अब ये मिलते कहाँ पर है? द तुंगा एंड भद्रा रिवर्स मीट एट कुल्दी नियर शिवामोगा इन कर्नाटका। शिवामोगा कर्नाटका में जो है ये दो रिवर्स जो है वो मिलते हैं और मिलके एक रिवर में फॉर्म होते हैं, एक रिवर में जो है वो आगे जाके बहते हैं। ठीक है, कोर्स क्या है? अब इसका कोर्स क्या है? द लेंथ तुंगभद्रा रिवर फ्लोज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 513 किलोमीटर्स, 531 किलोमीटर्स के जो डिस्टेंस पे ये बहते हैं। ठीक है, उसका डिस्टेंस है, ये लेंथ है ये। स्टेट कवर्ड, अब स्टेट कौन से कवर होते हैं इसमें? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये दो स्टेट्स में जो है ये दो रिवर्स या फिर ये इनका जो कॉन्फ्लुएंस है एक रिवर बन के जो ये बहती है वो दिखाई देता है। ठीक है, की डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका इट फ्लोज थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्फ्लुएंस विद कृष्णा, द तुंगभद्रा रिवर जॉइंट्स कृष्णा रिवर नियर द टाउन ऑफ आलमपुर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो तुंगभद्रा रिवर है वो कृष्णा रिवर से भी मिलती है। ठीक है, कृष्णा रिवर से भी मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है? आलमपुर विलेज है, आलमपुर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आलमपुर विलेज आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ पर जो है इनका कॉन्फ्लुएंस जो है वो देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? अब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कुमुदवती, सुवर्णमुखी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? वरादा, हांडरी। ठीक है, ये आपको अगर कोई रिवर न्यूज़ में है, अगर कोई रिवर सिस्टम न्यूज़ में है या अगर कोई रिवर्स के ऊपर जो डैम बनाए हुए होते हैं अगर उनमें कोई दिक्कत आ गई या उनमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखने मिलती है तो वो रिवर के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके ट्रिब्यूटरीज खासकर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया के मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, रिवर सिस्टम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज देख लेते हैं। ड्रेनेज बेसिन कहाँ है इसका? बेसिन एरिया, द तुंगभद्रा रिवर बेसिन इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कृष्णा रिवर बेसिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में कृष्णा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। ठीक है, उसका जो है कॉन्फ्लुएंस जो है हमने देखा आलमपुर आंध्र प्रदेश में होता है, उसी को कॉन्फ्लुएंस लेके जो है जो इसका बेसिन जो है वो भी कृष्णा रिवर के साथ ही होता है। ठीक है, कृष्णा रिवर में ही होता है इसका बेसिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ड्रेनेज पैटर्न, द रिवर एग्जिबिट्स अ डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न विच इज टिपिकली ऑफ रिवर्स फ्लोइंग ओवर डेक्कन प्लेटू। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो ये है, ठीक है, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये यहाँ से यहाँ पर जो है कृष्णा रिवर से मिलती है, ये जो है ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर यहाँ से या कृष्णा रिवर पे मिलती है। ठीक है, ये मैप है, मैप में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में और ये कर्नाटका में।
आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, ये कर्नाटका में भी है तुंगभद्रा रिवर। ये 2 स्टेट्स में जो है ये फ्लो होती है रिवर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके डैम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं। अब आपने देखा ओलंपिक्स तो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब ओलंपिक्स की समरी देख लेते हैं कि कितने मेडल्स आए इंडिया के पास, ठीक है, कितने जो है किस किस ने मेडल्स लाए हैं इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया के पास अभी तक जो है वो 6 मेडल्स आ चुके हैं, ठीक है। पहला कौन सा, पहला मेडल जो है वो आया था हॉकी से, ठीक है, हॉकी के थ्रू मेडल आया है। एक मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल वो हॉकी के थ्रू आया है, ठीक है। रेसलिंग में जो है अमन शेरावत ने है, वो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया है, ठीक है। रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाया है अमन शेरावत के द्वारा। शूटिंग में जो है वो मनु भास्कर ने 2 मेडल लाए हैं, सबसे पहला सिंगल्स शूटिंग में और दूसरा डबल्स में। किन के साथ, सरबजोत सिंह के साथ, ठीक है। ये सरबजोत सिंह है, उनके साथ जो है ब्रॉन्ज मेडल लाया है, दोनों ने मिलके डबल्स में, और सिंगल्स में मनु भास्कर ने लाया है। और एक और जो शूटिंग में मेडल आया है हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल, वो लाया है स्वप्निल कुसाले ने भी एक और मेडल लाया है, ठीक है। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में एक और मेडल लाया है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर मेडल लाया है नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। सिल्वर मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा जी ने लाया है। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 है, ठीक है। इस साल जो है 6 आए मेडल्स इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया का जो इम्पोर्टेंट ओलंपिक्स कौन सा माना जाता है, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया को उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले थे, वो थे 7 मेडल्स, ठीक है। 1 या 2 मेडल से इस साल हम रह गए, अगर वो मेडल हो जाते अचीव तो हमारे और बढ़ जाते हैं इंडिया के पास मेडल्स, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2020, ठीक है, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स जो थे उसमें इंडिया को 7 मेडल्स मिले थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट मेडल्स कितने कब मिले हैं इंडिया को, तो फिर ये याद रखिएगा। इस साल जो है वो 6 मेडल्स मिले हैं, ठीक है। और एक जो सिल्वर जॉइंट मेडल है उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो आएगा इंडिया के पास या नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग एंटी टेरर ऑपरेशन कंटिन्यूज, इंजर्ड सिविलियंस डाइज। अब अनंतनाग एंटी टेरर जो ऑपरेशन है वो है क्या, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। Anantnag anti-terror operation in Jammu and Kashmir has been a significant and intense security operation that recently concluded, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है वो कंक्लूड हो गया है, वो ख़त्म हो गया है ऑपरेशन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था ये। अनंतनाग जो सिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर में बिलोंग करती है, वहाँ पर जो है ये टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा था। दिस ऑपरेशन विच लास्टेड अबाउट अ वीक टुक प्लेस इन अल्हान, इस फॉरेस्ट में जो है ये हो रहा था, ऑपरेशन जो है वो टेक प्लेस करा था, ठीक है। और इसका मोटो क्या था, एरिया रिमोट एंड चैलेंजिंग रीजन एट एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। 10,000 फीट एल्टीट्यूड पे जो है ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा था, ठीक है। द ऑपरेशन बिगैन वेयर सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन आर्मीज, राष्ट्रीय राइफल्स एंड लोकल पुलिस लॉन्च्ड अ cordon and search operation based on intelligence input indicating presence of terrorist in the area, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ उस एरिया में, जो ये एरिया था 10,000 फीट एल्टीट्यूड का जो एरिया था, वहाँ पर जो है टेररिस्ट प्रेजेंस जो है वो बताई गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट के इनपुट से जो है टेररिस्ट प्रेजेंस जो है वो बताई गई थी। इस वजह से ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, जो कंक्लूड हो गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सचेंज फायर सेवरल सोल्जर्स वर इंजर्ड एंड ट्रैजिकली 2 soldiers and a civilian lost their lives. The operation was particularly challenged due to the difficult terrain, thick vegetation and large boulders that provided cover for the terrorists, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है वो डिफ़िकल्टी इस वजह से कॉज कर रहा था कि जो टेररेन है उसका, ठीक है, टेररेन जो होता है वो जो था उसका बहुत डिफ़िकल्ट था, और वो फॉरेस्ट एरिया में था, तो फॉरेस्ट कवर्स भी कुछ टेररिस्ट को छुपने के लिए हेल्प कर रहे थे, ठीक है। द मेन टारगेट
of this operation was a group of terrorists believed to be involved in previous attacks in the region, particularly those responsible for atrocities in Doka district of Jammu and Kashmir. The terrorists had reportedly crossed over into the Anantnag area for the Kishtawar district, evading security forces after an encounter in Doda in July 2024. ठीक है, पहले भी जो ये टेररिस्ट है उन्होंने काफ़ी एनकाउंटर्स, काफ़ी जो है वो मतलब लाइन क्रॉस करके जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आने की कोशिश करी थी. ठीक है, उनकी प्रेजेंस जो है वो वहाँ पर दिखाई दी थी, इस वजह से वहाँ कंडक्ट किया था. अब ये ऑपरेशन कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है? ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है. ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये है ये सिटी. ठीक है, अनंतनाग सिटी जो है यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा था, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन. ठीक है, इसका मोटो क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस दिखाई दी थी, उन टेररिस्ट को पकड़ना जो है. और वो टेररिस्ट को पहले भी मतलब पहले भी टेररिस्ट जो टेररिस्ट स्पॉट्स हुए थे या फिर टेररिस्ट जो अटैक्स हुए थे उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. आगे बढ़ते हैं. अब गूगल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि व्हाट इज़ द गूगल मोनोपोली एंटी ट्रस्ट केस एंड हाउ डज इट अफेक्ट कंज्यूमर्स. अब गूगल मोनोपोली का एंटी ट्रस्ट केस है क्या? ठीक है, वो कैसे कंज्यूमर्स को अफेक्ट किया? ठीक है, वो हमें इस आर्टिकल में देखना है, पढ़ना है. Google has recently been in spotlight due to a significant legal ruling in United States where a federal judge determined that the company has maintained an illegal monopoly over the online search markets. ठीक है, ऑनलाइन सर्च मार्केट्स जो है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च मार्केट्स में गूगल ने अपनी ये खुद की अलग इलीगल मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश करी हुई है, जिससे कि उनका कंपटीशन ख़त्म हो गया है. ठीक है, जिससे कि उनका जो कंपटीशन है सर्च मार्केट्स में वो कम हो गया, ख़त्म नहीं मतलब कम हो गया है. ठीक है, इस वजह से वो गूगल जो है अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर पाया है इन सब के ऊपर. ठीक है, इस मार्केट में, सर्च मार्केट में, ऑनलाइन सर्च मार्केट में. दिस case considered one of the most crucial antitrust battles in over 2 decades. ये सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट बैटल्स जो है वो कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इस डेकेड में तो ये कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल सर्च इंजन एक ऐसा टूल है आज के ज़माने में जहाँ पर हम नहीं रह पाते. कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करनी है, किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, तो हम फ़ोन ओपन करके सीधा गूगल पे टाइप करते हैं. ट्रांसलेट भी कुछ करना है तो गूगल पे टाइप करते हैं. ठीक है, तो उसमें अगर इलीगलिटी दिखाई दी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं उनका ट्रस्ट ब्रेक होगा. और उनका ट्रस्ट ब्रेक होने से क्या होता है ना, मतलब वॉयलेट होती है, उनकी प्राइवेसी भी वॉयलेट होती है. इलीगल अगर करार कर दिया जाए उस सर्च इंजन को, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को इलीगल कंसिडर कर दिया जाए या फिर इंसिडर करा दिया जाए, तो ट्रस्ट ब्रेक होता है कंज्यूमर्स का. ठीक है, सर्च इंजन मार्केट पे भी उन्होंने मोनोपोली एस्टैब्लिश करी थी इसी ट्रस्ट को ब्रेक करके, ऐसा कहना है, अभी तक का एलिगेशंस है ऐसे. ठीक है, द क्रक्स ऑफ रूलिंग इज दैट गूगल विच कंट्रोल्स अ strategic 89.2% of general search market and even more on mobile devices used its market power to prevent competitors from gaining a foothold. The US Department of Justice, ठीक है, 89.2% सर्च इंजन आज के वक्त जो है वो गूगल कंट्रोल करता है. गूगल पे 89% जो पब्लिक है वो मतलब सर्च इंजन उनका यूज़ करती है ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले बहुत सारी चीज़ों की. तो उसको अगर वॉयलेट करे या उनकी प्राइवेसी को वॉयलेट अगर करेंगे तो फिर कंज्यूमर्स जो है वो ऑब्वियसली दुखी होंगे. द US Department of Justice argued that Google's practice, such as making itself a default search engine on many devices through lucrative deals with companies like Apple, have stifled innovation and harmed consumers by limiting their choices. ठीक है, जब
जब मतलब फ़ोन में या फिर कोई इस पे लैपटॉप्स वगैरह पे, ठीक है, एंड्रॉयड पे या फिर लैपटॉप्स वगैरह पे गूगल क्रोम जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो है वो पहले से ही डाला जाता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है। तो उससे जो है वो मोनोपोली, उससे जो है वो बाकी सर्च इंजन्स का जो कंपटीशन है वो ख़त्म कर दिया है, ऐसा एलिगेशन है इस पे गूगल पे। The legal battle began nearly 4 years ago, and it's part of a broader effort by U.S. government to rein big tech companies. It was first of several similar lawsuits targeting gains लाइक मेटा, अमेज़ॉन एंड एप्पल, ठीक है। काफ़ी 4 साल से ये जो है केस जो है वो चल रहा है, जो एलिगेशंस है वो लग रहे हैं, ठीक है। सर्च इंजन को जो है वो वॉयलेट किया गया है, सर्च इंजन की पॉलिसीज़ को, या फिर ऑनलाइन सर्च इंजन की पॉलिसीज़ को वॉयलेट किया गया है, या फिर जो मतलब जो इलीगलिटी जो ला रहे हैं उसकी वजह से जो उनका कंपटीशन है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसे गूगल के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। आज के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसके बारे में थोड़ा सा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको कहती हूँ कि प्रीलिम के क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में, ये रिपोर्ट के बारे में ये 3 सेंटेंसेस हमें कंसिडर करने हैं, जो कौन से राइट है वो बताने हैं। Hindenburg Research is an American investment research firm that specializes in short selling. The firm primarily investigates financial irregularities and corporative malfeasance. ठीक है। Hindenburg researchers report are always focused on Indian companies. तीनों सेंटेंसेस में से जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको मार्क करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका आंसर क्या है। कल आके मैं सबसे पहले यही डिस्कस करूँगी कि इसके आंसर्स क्या है और कैसे वो आंसर्स करेक्ट है। द तुंगभद्रा डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड प्राइमरीली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तुंगभद्रा डैम है जिसका गेट जो है, हमने देखा गेट जो जिसका टूट गया है, उसके ऊपर ये उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो डैम एस्टैब्लिश होने का, तो वो इसमें बताना है। इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फूड कंट्रोल एंड नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल यूज़, फिशरीज़ एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट। इन चारों में से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है तुंगभद्रा डैम का एस्टैब्लिश होने का, वो हमें बताना है इस आंसर में, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अब इनमें से कौन सी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की, ठीक है। हंगारी रिवर, हेमवती रिवर, भीमा रिवर और मालप्रभा रिवर, ठीक है। इन चारों में से कौन सी जो रिवर है वो बड़ी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की, वो हमें बताना है इसमें। विच न्यू स्पोर्ट इज सेट टू बी डेब्यूट इन 2024 समर ओलंपिक्स। ठीक है, समर ओलंपिक्स में कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो अपना डेब्यू कर रहा है, ठीक है, पहली बार ओलंपिक्स में खेला जाएगा, पहली बार ओलंपिक्स में जो है इसमें compete किया जाएगा इस स्पोर्ट में। तो कौन सा ऐसा स्पोर्ट है वो हमें इसमें बताना है। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग, बेसबॉल, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो पहली बार डेब्यू कर रहा है, ठीक है, समर ओलंपिक्स में, वो बताना है। The 2024 Paris Olympics are being promoted as Green Games. Which of the following initiatives is a part of sustainable effort for 2024 Olympics? अब
जो 2024 के ओलंपिक्स है वो ग्रीन गेम्स जो है उसको ग्रीन गेम्स से जो है उसे संबोधित किया जा रहा है। तो इनमें से कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है जो हमें बताते हैं, जो ग्रीन गेम्स जो संबोधित किया जा रहा है उस टैग को जो है जस्टिफाई करते हैं, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज ड्यूरिंग द गेम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल न्यू वेन्यूज, मैंडेटरी कार यूसेज फॉर एथलीट्स, नो रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स। अब इसमें से ग्रीन गेम्स क्यों बोला जा रहा है 2024 समर ओलंपिक्स को, वो हमें इस आंसर में बताना है, जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसका मैंने डिस्कशन कर दिया है आपके साथ। क्वेश्चंस को जो है वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।